ना एक क्वेश्चन है अपना। स्टार्ट करता हूँ मैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ इसका मैग्नेटिज्म का। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। ऐसे करके ना यहाँ पर एक कॉइल है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ से एक नॉर्थ पोल को हम सामने लेकर के आते हैं। एनसीईआरटी में देखोगे ना तो इधर नॉर्थ पोल भी है तो इधर से साउथ पोल भी आता है। इजी करने के लिए खाली नॉर्थ पोल ही रखते हैं, ठीक है। हाँ, रिजल्ट सेम ही आने वाला है। तो बताना था कि बताओ इस कैपेसिटर पे चार्ज कैसा आएगा। पता है, इसको ना थोड़ा सा एक्चुअली तुम अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, ठीक है, तो इसका जो फिगर जो है ना ये इस तरफ है। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो ना, इसका अगर थोड़ा सा व्यू करने के लिए, तो ये एक्चुअली ईएमआई का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसको अगर थोड़ा सा व्यू करेगा, अगर 3D में तो ऐसा देखो दिखेगा। मान लो ये हमारा कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है और यहाँ पे लगा हुआ कैपेसिटर इस तरफ। तुम्हारी तरफ क्या लगा हुआ कैपेसिटर, क्या ऐसे रखा मैंने कॉइल को, ठीक है। इधर से क्या आ रहा, नॉर्थ पोल आ रहा है, इधर से आ रहा नॉर्थ पोल। ये वाला फेस क्या हो जाएगा, ये वाला फेस पे करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ को रिपेल करेगा, ठीक है ना। इधर नॉर्थ आ रहा है यस सर। तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है, रिपेल करेगा। तो मेरे सामने क्या बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा। जो मैं देखूंगा चाहे इधर से सामने से क्लॉकवाइज बनेगा। ये समझ में आ रही बात। अगर ये क्लॉकवाइज बनेगा करंट, तो ऑब्वियस ही बात है करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा। तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा होगा तो लोअर प्लेट से क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, निकलेगा लोअर प्लेट से। और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है कि ये जाके यहाँ पे एक्यूमुलेट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकलेगा चार्ज और यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट कर जाएगा। तो ऊपर वाला प्लेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और नीचे वाला प्लेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। सबको बात समझ में आ रही है। अगर तुम्हारे घर पे तुम्हारे पास अगर कोई भी रिंग हो ना, अगर, ठीक है, एक रिंग पकड़ लो, ठीक है, रिंग के सामने से लेकर के आओ एक नॉर्थ पोल को, रिंग के सामने से किसको लेकर के आओगे, नॉर्थ पोल को। ये वाला तुम्हारा सरफेस हो जाएगा, करंट यहाँ फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, या इस तरह बनेगा नॉर्थ पोल। और तुम्हारे चेहरे के ठीक सामने में बनेगा क्या कहते हैं, करंट होगा क्लॉकवाइज। तुम्हारे चेहरे के ठीक सामने करंट अगर क्लॉकवाइज होगा, तुम अगर कोई भी रिंग हो, कोई चूड़ी हो, ठीक है, उसको तुम लेकर के देख सकते हो, या मोबाइल फोन को पकड़ लो, ठीक है। उसकी शेप भले सर्कुलर नहीं हो, लेकिन ये बाकी लूप टाइप का बन जाता है वो भी। तो ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाकर, जब यहाँ से यहाँ पर दो प्लेट होगी ऐसे, लोअर प्लेट और अपर प्लेट, जैसे वहां दिखाना दिखाना मैंने, एक लोअर प्लेट और एक अपर प्लेट। तो पॉजिटिव चार्ज लोअर प्लेट से निकलेगा, कि करंट फ्लो, करंट मतलब क्या होता है, करंट मतलब फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो लोअर प्लेट से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और अपर प्लेट पे जाके जमा हो जाएगा। तो अपर अपर वाला प्लेट क्या होगा, पॉजिटिव होता चला जाएगा, और लोअर वाला प्लेट कैसा होता चला जाएगा, नेगेटिव होता चला जाएगा। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं, बोलो हाँ या ना। सर मतलब हम राइट साइड से देखें मतलब। तुम कैसा भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लो मैंने अगर इसको ऐसा रखा होता, तुम कैसे भी देखो, अगर मान लो मैंने इसको ऐसे रखा था, देखो ऐसे ऐसे देख रखता हूँ मैं, ठीक है। उसको मैं अब देखो, अगर ऐसे मैं लेकर के आता हूँ नॉर्थ पोल को, ठीक है, तुम्हारा देखने का नजरिया कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्थ पोल ऐसे ही आ रहा है। अगर मैं ऐसे देखता हूँ नॉर्थ पोल को, ठीक है, तो नॉर्थ पोल ऐसे आ रहा है, तो मेरे को ये वाला फेस कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अब यहाँ पे करंट जो है ना वो मुझे ऐसे जाते हुए दिखेगी, करंट ऐसे जाएगी। लोअर प्लेट यहाँ पे, अपर प्लेट ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ से करंट जो होगा निकलेगा,
करंट ऐसे फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से निकलेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्लेट हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा। देखो तो करके, आई बात समझ में? यस सर। तो सर ये फिगर में कौन सा पॉजिटिव होगा? फिगर में ये ऊपर नीचे ऊपर वाला वाला होगा ना? पॉजिटिव होगा, अपर अपर, ये पॉजिटिव है। ये एक्चुअली बताओ, सर ये करंट तरीके से कैसे फ्लो हो रही है? करंट करके तुम देख लो ना यहाँ से, अगर तुम यहाँ से देखते हो, ठीक है, तो यहाँ से तुम सर करंट कैसे वॉइस दिखाओगे? कट। तो एक्चुअली बताओ, देखो यहाँ पर पता है इश्यू क्या आएगा, इश्यू यहाँ पे ये आ रहा है ना कि ये हमारा जो फिगर है ना ये 2D में, और अगर हम इसको व्यू करते ना 3D में, तो हमें इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। पता है एक्चुअली हम लोग जो अटक रहे थे ना, इसकी वजह से अटक रहे थे, क्योंकि हम इसको 2D की वजह से ट्रीट करें, फिगर एक्चुअली 3D है। अगर तुम फिगर को देखो ना अगर, तो ज्यादा अच्छा है। मतलब अगर तुम इसको ऐसा देखते हो सामने से रख करके, ठीक है, तो तुम पहले क्या करो, तुम्हारे पास कोई भी रिंग होगी, तुम एग्जाम में जाओगे, तुम्हारे पास कोई क्या कहते हैं बॉक्स होगा, कुछ तो होगा ना, ठीक है, वहां तुम उसको ऐसा रख दो, ठीक है, और रखने के बाद तुम इसको फिगर देखो करंट कैसी जा रही है। अगर मैंने इसको जैसे वो वाला फिगर मैंने ड्रॉ किया, मेरा ये वाला है, ठीक है, इसके हिसाब से मैं क्लियरली देख करके बोल सकता हूँ कि ये वाला प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा, और करंट कैसी फ्लो कर रही होगी इधर से अगर मैं देखूंगा, तो वो हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करंट में कैसे दिखाऊंगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे। आई कि नहीं बात समझ में, बोला है ना? नहीं, एक मिनट, यहाँ पे मैं इसको, ये मैं देखूंगा तो एंटी क्लॉक, ये मेरा हो जाएगा लोअर प्लेट होगा नेगेटिव, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कैसे दिखा दो इसको ना। बेटर ये होगा कि तुमसे यहाँ पर पता है, तुमसे इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये पूछा ही नहीं गया कि करंट के डायरेक्शन बताओ, ठीक है, तुमसे ये पूछा भी नहीं गया कि करंट का डायरेक्शन बताओ, ठीक है। ये करंट का डायरेक्शन बताने के लिए यार ये डिफिकल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि ये 2D फिगर है, मैं इधर से देखो इधर से देखो अलग अलग चीज हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, अगर ये सामने अगर होता है ना कभी भी कॉइल, ये जो कॉइल है तुम्हारा टेढ़ा पड़ा हुआ है, ये कॉइल ऐसे टेढ़ा पड़ा हुआ है, प्ले मतलब दिस इज गोइंग, क्या कह सकते हैं, इसका एक पार्ट जा रहा है करंट का, अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ से, ठीक है, इसलिए कहना मुश्किल है यहाँ पे। अगर कॉइल सामने पड़ा होता है ना, तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते सामने होता है, तो अगर ऐसा होता है ना कॉइल तो इजी होता है, लेकिन अगर ऐसे पड़ा हुआ है ना, तो हमारे लिए ड्रॉ करना करंट का डायरेक्शन मुश्किल है, क्योंकि वो फिगर 3D का 2D, वो फिगर अच्छे 3D का बन जाता है। लेकिन हम अपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके जो हमारे पास है, वहां से प्लेट का पोलैरिटी तो बता सकते हैं देख करके, है कि नहीं यही बात समझ में? और जो क्वेश्चन पूछा गया ना एनसीईआरटी में, उसपे करंट का डायरेक्शन बताने भी नहीं पूछा गया, तुमसे खाली प्लेट की पोलैरिटी पूछी गई। आई बात समझ में? एक काम करना, ठीक है, घर पे कोई भी बैंगल ले लेना, ठीक है, और उसको रख करके ना सामने से नॉर्थ पोल को लेकर के आना, रिंग को देखना, उधर से देखोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा जाकर के एंटी क्लॉकवाइज, सामने से देखोगे तो क्लॉकवाइज होगा। देखो कैसे करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, मतलब नीचे से वो लेके नीचे से फ्लो करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज ले जाएगा, ऊपर जाके डाल देगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर का हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे का हो जाएगा नेगेटिव। अगर तुमने ऐसे रख करके देखा, तो भी तुमको क्या होगा, रिजल्ट बिल्कुल से सेम मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली ये क्या थोड़ा सा ये ऑनलाइन समझाना मुश्किल पड़ता है ये, ठीक है, लेकिन एक बार तुम खुद से करके देखोगे ना, तुमको एकदम आइडिया अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। एक बार क्लास के बाद इसको करके देखना ना एक बार, सबको ही करना, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये आ चुका हुआ है सीबीएसई बोर्ड में भी। एक सवाल मैं तुमसे और बताना चाहता हूँ कि मान लो एक सवाल ऐसा है, ये वाला सबको घर पे करके देखना भाई, ठीक है, बैंगल ले करके देखना एक बार, ठीक है, आइडिया मिल जाएगा। एक सवाल ऐसा है कि मान लो कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे एक प्लेट है, लूप है, तो घुमाया जा रहा है, तो बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, ठीक है। तो देखो ये वाले फिगर को भी जो है ना मैं तुमको करके दिखाता हूँ। मान लो कि ये हमारा एक क्या कहते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, नीचे जा रहा है, तो ये मेरा कॉइल है, कॉइल थोड़ा बड़ा हो जाएगा,
ये मेरा कॉइल है, ठीक है। ये कॉइल को मैंने कैसे रखा, हॉरिजॉन्टली रखा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। एक मिनट, ये मेरा एक कॉइल है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना, नीचे की तरफ। तो अगर ये ऐसा है तो मुझसे पूछा जाएगा कि क्या इसके साथ कोई फ्लक्स का लिंकेज है, तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि नॉर्मल ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो काटते हुए नीचे निकल है ना, काट रहा है इसको। अब बोला इसको घुमाया गया ऐसे, कैसे घुमाया गया देखो उसको, वहां पे अगर तुम देखो ना, उसको हम घुमा रहे क्लॉकवाइज, ठीक है, तो घुमाया हमने क्लॉकवाइज ऐसे। अब अगर देखो क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे हम लोग इसको, तो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसके साथ, वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि अगर हम इसको ऐसा लेकर के जाते हैं तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा। इस सिचुएशन में आकर के फील्ड ऐसा है, ठीक है, इसको काट नहीं पा रहे, तो यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा था, यहाँ पे फ्लक्स कम हो गया। अगर यहाँ पे फ्लक्स कम हो गया तो हमसे ये सवाल पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, तो आंसर है डिक्रीज हुआ। अब बताओ करंट कैसा फ्लो करेगा, लूप। तो करंट लूप में कुछ इस तरह से फ्लो करेगा कि वो डिक्रीज को अपोज करे। डिक्रीज को कैसे अपोज करेगा, बाय मेकिंग इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल फील्ड। सपोर्ट करने के लिए क्या करता है, ओरिजिनल फील्ड के डायरेक्शन में बनाएगा, और ओरिजिनल फील्ड नीचे, तो ये भी करंट भी ऐसा फ्लो करके नीचे बने, नीचे। अभी डायरेक्शन में देखो अगर ध्यान से, ये सामने से तो डायरेक्शन कैसा रहा, क्लॉकवाइज आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कैसा फ्लो करेगा, ये क्लॉकवाइज। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया। ठीक है, ये दो सवाल थे अपने दोपहर के, दोनों क्लियर हो गए। किसी को दोनों सवाल में कोई भी डाउट हो तो पूछो, और एक बार वो वाला जो रिंग वाला क्वेश्चन है घर पे खुद से जरूर से करो, ठीक है। खुद से करोगे ना तुमको अपने आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो भी नहीं आएगा तो मेरे से पूछना। आज हम लोग अब देखो कल हम लोग क्या पढ़े थे, कल हमने पढ़ा था, कल हम पढ़े थे इंटरफेरेंस के बारे में। इंटरफेरेंस क्या होता है, क्या कहते हैं, इंटरेक्शन ऑफ टू वेव्स को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। हमने सीखा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि अगर मान लो कोई अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, इसमें दो वेव गिरती है, अगर एक वेव उठा सकती है उसको 5 मीटर, दूसरा उठा सकता है -5 मीटर, तो वहां पर रिजल्टेंट उठेगा 0। मतलब जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बाय द ई। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल वेव्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बताया था तुम लोग को, और कि एक वेव का प्रेजेंस जो होता है दूसरे वेव के प्रेजेंस को एक वेव का जो भी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा वो अफेक्टेड नहीं होता बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर वेव अराउंड, ठीक है। दूसरी बात हमने सीखी थी। फिर मैंने तुम लोग को बताया था कि हम लोग वेव का इक्वेशन कैसे लिखते थे। वेव का इक्वेशन हमारा होता था y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स 1, ठीक है। और y2 का इक्वेशन था a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स 2, ठीक है। यहाँ पे x1 क्या हो गया, यहाँ से एक वेव यहाँ पे जाएगी, एक वेव यहाँ से जाएगी, ठीक है। ये सोर्स S1 हो गया, ये सोर्स S2 हो गया, ये हमारा हो जाता है x1, ये हमारा हो जाता है x2, ठीक है। तो इसको हम लोग प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि वेव कैसे जा रही है, क्रेस्ट तरफ कैसे बनती है, उस पर डिपेंड है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस होता था। अच्छा, ये दो वेव की स्पेशलिटी क्या है कि इनका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, लेकिन दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी सेम है। ओमेगा सेम है मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, के सेम है मतलब वेवलेंथ सेम है। वेवलेंथ के मतलब क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा होता है, ठीक है।
अच्छा, अगर हमने इन दोनों वेव का फेज डिफरेंस मांगा जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड का और फर्स्ट का, तो मैं लिख सकता हूँ के x2 माइनस x1, ये क्या माना जाता है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, के होता है 2 पाई बाय लैम्डा और x2 माइनस x1 हो जाता है डेल्टा x, ठीक है। दिस इज द फेज डिफरेंस, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर पाथ, ये क्या होता है, डेल्टा x क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज पाथ डिफरेंस, ठीक है। एंड व्हाट इज डेल्टा फाई क्या कहलाता है, फेज डिफरेंस। तो ये रिलेशन याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था कि अगर मान लो कोई भी अगर दो वेव, अच्छा यहाँ पे एक चीज और ध्यान ध्यान सुनना कि अपने कितनी बार देखो, तुम अगर अरिहंत की बुक फॉलो करते हो या एससी वर्मा एंट्रेंस वाले कोई अगर स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हो ना, तो वहाँ पे वो लोग ऐसा फॉर्मेट यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लो तुम अपने स्कूल की टेक्स्ट बुक अगर यूज करोगे ना, तो वो कैसा लिखते हैं, इक्वेशन ऐसा लिखते हैं, y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और दूसरा इक्वेशन ऐसा लिखेंगे y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव, वो ऐसा लिखते हैं। कुछ बुक्स पे ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं, कुछ बुक्स पे ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं। तो इन दोनों फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो इन इसमें क्या किया लोगों ने, x1 x2 को अलग अलग करके लिख लिया। इसमें इन्होंने क्या दिखाया है, ये जो वेव है ना, एक मिनट, हाँ मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, ओमेगा टी प्लस के एक्स वन ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि इनके बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस तो है ना, इसके बीच में, ठीक है। और वो कितने का फेज डिफरेंस है, वो इतने का फेज डिफरेंस, ठीक है, जो कि फाइव का। इनका कितना फेज डिफरेंस है, फाइव का फेज डिफरेंस है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ से। तो फाइव का फेज डिफरेंस है, तो अगर मान लो हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये वाली जो वेव है ना, इसका फेज डिफरेंस फाइव का है, मतलब ये वाली वेव इससे फाइव फेज आगे है, फाइव फेज बड़ी है। तो इसको मैंने क्या किया, ओमेगा टी प्लस के एक्स वन ले लिया या एक्स ले लिया, और यहाँ पे वही चीज को कॉपी करके मैंने यहाँ पे फाइव को ऐड कर दिया। ये एक अलग तरीका हो गया लिखने का, कुछ भी नहीं, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये वाला फॉर्मेट भी सही चलेगा, ये वाला फॉर्मेट भी चलेगा, दोनों फॉर्मेट चलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा हमको इससे हमको थोड़ा सा क्या फायदा होता है, एक मिनट, हेलो, हाँ।
हाँ देखो, मैं क्या बता रहा था कि ये हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिखते हैं +5 वाले फॉर्मेट में, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कल क्या बताया था कि अगर यहाँ पे ऐसे वेव जाती है अगर, ठीक है, तो अगर मान लो कभी भी अगर ऐसे जा रही है वेव और किसी अगर दो वेव का अगर क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ मीट करता है तो वहां पे हमको मिलता था एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता था, ठीक है। और अगर वहां पे जाकर के अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो वेव का एक का क्रेस्ट और एक तरफ मीट करता है तो वहां पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जो कल मैंने बताया था ना उसको हम लोग थोड़ा सा सिस्टमैटिकली लिख लेते हैं कि दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस and other is destructive interference. फ्रेश पेज में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इधर आ जाता है डिस्ट्रक्टिव। हालांकि इसका डिफरेंस ऐसा कुछ एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन दोनों को पढ़ाया जा रहा तो साथ में पढ़ा देता हूँ। पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या था, स्टार्ट करते ही याद रखना ये जो भी वेव का फिनोमिना होता है ये किसकी वजह से होता है, बेसिक स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो आंसर है पाथ डिफरेंस। एक ज्यादा लेंथ कवर करता है, एक कम लेंथ कवर करता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है होता है। और कौन सा पाथ होता है वो ज्योमेट्रिकल पाथ काउंट हो पर्टिकुलरली की तो एक्चुअली ऑप्टिकल पाथ होता है। अगर एयर है तो ज्योमेट्रिकल पाथ ऑप्टिकल पाथ एक ही बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ग्लास कहीं पे आ जाता है तो फिर ऑप्टिकल पाथ की बात चलती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जो पाथ डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस इज एन लेमडा, ठीक है, जहाँ पे एन की वैल्यू क्या होती है 0 1 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जब ये पाथ डिफरेंस होगा लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा। डिस्ट्रक्टिव का क्या होता है, पाथ डिफरेंसेस n माइनस n माइनस, अब यहाँ पे क्या होता है देखो, अगर हमने यहाँ पे पुट कर दिया n को 1, ठीक है, कुछ किताबों में यहाँ पे n+1 भी लिखोगे, कुछ किताबों में n-1 भी लिखोगे, ठीक है। तो हमें कैसे पसंद है हम वैसा लिख सकते हैं। अगर हम ये वाला लिखते हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 1 2 डॉट डॉट। अगर मैंने n को लिया 1 तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अगर मैंने n को ले लिया 2 2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा वो, ठीक है। दैट मीन्स वहां पे क्या होना चाहिए, ठीक है, वहां पे ये λ/2 का होना चाहिए क्या कहते हैं इसका मल्टीपल λ/2 3 λ/2 5 λ/2, ठीक है। तो जैसे देखो अगर मान लो मैंने यहाँ पे रखा 1 को रखा तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 लेमडा। अगर मैंने यहाँ पे n को पुट कर दिया 2 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/2 लेमडा। अगर मैंने n को पुट कर दिया 3 तो 3 माइनस 5 λ/2 हो जाएगा, ऐसे चलता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये λ/2 का ऑड मल्टीपल होता है, ठीक है। और इसको अगर मैं देखूँ ना तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये λ/2 का इवन मल्टीपल होता है, करके देख सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे λ/2 लिखा, यहाँ पे मैं क्या पुट करता 2n पुट करता, देखो n को पुट कर दो 0 तो 0, n को पुट कर दिया 1 तो 2, ठीक है। तो ये 2n हो गया ना, देखो ये ऑड हो गया ना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये नंबर चेक करो इवन होगा, ठीक है, 2n-1 करके। इन शॉर्ट में आप लिख सकता हूँ पाथ डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, पाथ डिफरेंस इज, ये अलग लैंग्वेज हो गई, इज ऑड मल्टीपल
लेमडा बाय 2, क्योंकि क्वेश्चंस में कितनी बार क्या होता है, कुछ ऐसा फॉर्मेट आता है ना जिसमें कि स्टेटमेंट याद रखा हुआ काफी हमको हेल्प करता है। ठीक है, इवन मतलब समझ में आ गया, लेमडा बाय 2, ठीक है, 4 लैम्डा बाय 2, 6 लैम्डा बाय 2। अब पार्ट डिफरेंस इज और मल्टीपल लैम्डा, मतलब कि 1 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, ठीक है, ऐसे जाता है। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट, पाथ डिफरेंस क्या क्रिएट करता है, पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो अगर फेज डिफरेंस की बात करें हम लोग यहाँ पे, अगर यहाँ पे फाई कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा फेज डिफरेंस। अब चूंकि यहाँ पे पाथ डिफरेंस है एन लैम्डा का, तो फेज डिफरेंस कितने का हो जाएगा, यहाँ पे फेज डिफरेंस हो जाएगा 0 का हो जाएगा। लैम्डा का हो सकता है 2 पाई का हो सकता है, 4 पाई का हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। दैट मींस यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो फेज डिफरेंस क्या है, देखो तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 2 पाई का मल्टीपल। ठीक है, फेज डिफरेंस क्या है, इट इज मल्टीपल ऑफ 2 पाई। फेज डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 2 पाई। ठीक है, अभी हमने देखा था ना फेज डिफरेंस कैसे निकालते थे, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स का। अगर ये हमारा मान लो अगर आ रहा है डेल्टा एक्स अगर 0 है, फेज डिफरेंस 0 होगा। डेल्टा एक्स मान लो अगर तो लैम्डा होगा, तो फेज डिफरेंस 2 पाई हो जाएगा। डेल्टा एक्स अगर मान लो 2 लैम्डा है, तो यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा। ऐसे ऐसे चलता है ये पैटर्न। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा हमारा यहाँ पे। यहाँ पे क्या देखो तो यहाँ पे ये जा रहा है लेमडा बाय 2। लेमडा मतलब क्या हो गया, लेमडा मतलब 2 पाई हो गया, तो 2 पाई बाय 2 मतलब क्या हो गया, पाई। 2 पाई बाय 2 पाई मतलब कितना हो जाएगा, 3 पाई, 5 पाई, डॉट डॉट डॉट। ये हमारा हो जाता है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि फेज डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 2 पाई। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो इट इज, या इसको बेटर लैंग्वेज में अगर यहाँ पे देखो ना, इट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे क्या फेज डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ थर्ड स्टेप। जब ऐसे हमको फेज डिफरेंस मिलते हैं ना, ठीक है, तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि जो हमारा एम्पलीट्यूड जो होता है ना, वो कैसा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो ए आर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जाता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई होता है। अब यहाँ पे अगर हम फाई को पुट करें 0, 2 पाई 4 का, तो ये हमेशा 1 ही आएगा। ए आर क्या हो जाएगा मेरा, ए आर हो जाएगा मेरा रूट ओवर इसका स्क्वायर, दैट इज A1 प्लस A2 हो जाएगा। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मतलब अंडरस्टूड है, एम्पलीट्यूड गेट्स एडेड कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूँ तो ये ए आर स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। कॉस फाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई 3 पाई ले लो, -1 आएगा। ठीक है, ये ए आर क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ए आर क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है। ठीक है, हालांकि ये प्रॉपर क्लास 11 का रिवीजन है अगर देखा जाए। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, एक बार इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना पहले एक बार।
उसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट, देखो याद रखना है कि जो इंटेंसिटी होती है ना दैट इज गिवन बाय के ए स्क्वायर। इंटेंसिटी जो होती है ना वो प्रोपोर्शनल हो जाती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना इंटेंसिटी की, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो ए स्क्वायर जो होता है ना दैट इज इक्वल टू ए वन ए आर स्क्वायर क्या हो जाता है, ए टू कॉस फाई होता है। ये एक्सप्रेशन था हमारे एम्पलीट्यूड के लिए। अगर हमने यहाँ पे सबको के से मल्टीप्लाई कर दिया, के तो यहाँ पे ये के ए आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, रिजल्टेड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया यूनिट टाइम। ये हो जाएगा आई वन, ये हो जाएगा आई टू, ये हमारा हो जाएगा ए वन और ए टू को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये हमको देगा रूट आई वन आई टू कॉस फाई, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या लिखेंगे, आई आर इक्वल्स टू, अगर मैंने यहाँ पे लिखा फाई को जीरो लिया, ये हो जाएगा रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, है ना। देख सकते हो यहाँ पे ये आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू, कॉस फाई को ले लिया हमने वन, तो इसको क्या लिखेंगे, रूट आई वन का स्क्वायर प्लस रूट आई टू का स्क्वायर प्लस टू रूट आई वन इंटू रूट आई टू, ये हो जाएगा। इन द सेम वे अगर यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो आई आर क्या हो जाएगा, रूट ओवर, ठीक है। अब एग्जाम में जो है ना हमारे सामने क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो अभी भी पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, कि बोल देगा कि वहां पे जो तुम्हारे पास दो वेव जो है ना उनका जो दो वेव जाती है और जाकर के इंटरफेयर करती है, ठीक है। ये साउंड चैप्टर का भी बन सकता है, वेव चैप्टर अपने लाइट वेव का भी बन सकता है। दो वेव जाती जाके मीट करती है और वहां पर जो इंटेंसिटी का जो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो हमको बोला कि 9:1, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या है, 9:1 है। तो बोला जाएगा कि बताओ ओरिजिनल इंटेंसिटी का रेशियो क्या था, तो मैक्सिमम का मतलब ये मैक्सिमम बाय मिनिमम, मैक्सिमम कब बनता है कंस्ट्रक्टिव में, लिखा रूट आई वन, मिनिमम कब बनता है डिस्ट्रक्टिव में, बोलेगा मैक्सिमम का और मिनिमम का रेशियो जो है दैट इज गिवन टू बी 9:1, ठीक है। आई मैक्सिमम तो आई वन आई टू का क्या रेशियो, तो हमने इसको क्या कर दिया 9/1 कर दिया। अब रूट हटा दो यहाँ से, रूट आई वन ये जगह 3/1, ठीक है। और यहाँ से क्या करो, आई वन आई टू का रिलेशन निकाल लो, स्क्वायर कर दो, हमको उससे आई वन बाई टू की वैल्यू मिल जाएगी। आई बात समझ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर जाना। सर आई मैक्स कंस्ट्रक्टिव में होता है, आई मैक्स कंस्ट्रक्टिव में होता है, ओके सर। बीच में इंटेंसिटी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द फेज डिफरेंस, लेकिन दो एक्सट्रीम वैल्यू एक में होती है ये और एक में होती है, ठीक है। और कभी कभी पता है एक्चुअली देखो इंटेंसिटी का एक ऐसे भी फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। इस फॉर्मेट ये जो फॉर्मेट ओरिजिनल फॉर्मेट है ना इसको ऐसे भी लिखा रहता है, अगर मान लो कभी अगर दो सोर्स है दोनों की इंटेंसिटी अगर सेम है तो आई आर को लिखा जाएगा आई प्लस आई प्लस 2i cos फाई
तो आई आर हो जाएगा, 2i कॉमन ले लेंगे यहाँ से, क्योंकि ये 2i ये 2i, वन प्लस कॉस फाइव हमारा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 5/2, इसको लिखा जाएगा 4i कॉस स्क्वायर 5/2। कितनी बार इंटेंसिटी हमको जो होती है बराबर मिलती है, तो अगर हमको ये वाला फॉर्मूला याद रह जाता तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। आई बात सबको समझ में थी? ठीक है, तो ये सब बातें मैं फिर से बता देता हूँ, क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है, फिर ज्वाइन कर लेना। क्या क्या मैंने बताया था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में, कि मेन चीज होती है कंस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस लैम्डा/2 3 लैम्डा/2 5 लैम्डा/2 वैसे जाता है। लैम्डा/2 का उसमें मल्टीपल हो जाता है, इस पे लैम्डा/2 का इवन मल्टीपल कंस्ट्रक्टिव में, उस पे लैम्डा/2 का ऑड मल्टीपल। और उसके बाद दूसरी बात है कि उसमें जो फेज डिफरेंस होता है इसमें वो होता है 0 और 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ठीक है, उसको जाता है पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, ठीक है। इस पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, उस पे मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना, ठीक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद एक टॉपिक होगा हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके पहले ना मैं तुम लोग को वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैं कल स्टार्ट करूंगा। आज ना मैं इसके बाद तुम लोग को थोड़ा कोहेरेंट सोर्स पढ़ा देता हूँ, ठीक है। और यंग्स के बारे में थोड़ा मैं तुम लोग को खाली एक इंट्रो दे देता हूँ आज, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लूँ।